नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित वर्मा आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीज़ों की जो कि हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। पिछले कुछ सीजन्स में यानी कि सेशंस में हम लोगों ने क्या किया हुआ था। पिछले कुछ सेशंस में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में आए हुए एडियम्स का, प्रीवियस ईयर में आए हुए सिनोनिम्स का और प्रीवियस ईयर में आए हुए वोकैब्स का भी कुछ सेशन किया हुआ था। इडियम्स, वोकैब और वन वर्ड के बाद आज हम बात करने वाले हैं पहली बार कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यानी कि आपको स्पॉटिंग एरर के जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज मैंने आपके सामने 1 से लेकर 15 तक कुछ ऐसे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं और आज हम इनको सॉल्व करना है। एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे ऐसे जितने भी सेंटेंसेस आए हुए हैं, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग सेंटेंसेस सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तब ऐसी कंडीशन में हमको पता नहीं होता कि कौन सी ग्रामर के पोर्शन से हमारे सामने सेंटेंसेस आए हुए हैं और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। तो बेहद अच्छा तरीका यही है कि अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जितने भी सेशंस डालेंगे ग्रामर के यानी कि स्पॉटिंग एरर पर, ऐसी कंडीशन में आपको पता चलेगा मेरे भाई कि कैसे हम लोग के सामने एग्जाम में सेंटेंसेस आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से आएगा और किस किस तरह से एग्जाम में सेंटेंसेस आएंगे। क्योंकि एग्जाम की लैंग्वेज में और क्लास की पढ़ी हुई लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस होता है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम वहाँ पर करने बैठते हैं तो हमें याद नहीं आता कि कैसे इसको किया जाएगा या कौन कौन सा नियम इसके ऊपर बताया गया था। तो बेहतर ये तरीका है कि आप जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा। अगर आपने सिर्फ वीडियो देख ही लिया होगा ना तो जो नियम मैं बताऊंगा आपको वो दिमाग में बैठा रहेगा और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको याद रहेगा किस तरह से हमारे सामने एग्ज़ाम में सेंटेंस सारे आते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे नंबर फर्स्ट में यहाँ पर एक ऐसे सेंटेंस की जो कि हमारे सामने एग्ज़ाम में आया हुआ है। नंबर फर्स्ट में हमारे सामने एक बड़ा एक वाक्य लिखा हुआ है, दिस इज बॉबी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। 2 को मैंने ऐसे यहाँ पर लिख दिया है बाय कार्डिनल एडजेक्टिव मैंने लिख दिया यहाँ पर दोस्तों, संख्या लिख दी है कि बॉबी ने अल्फ़ाबेट्स को सीखा 2 साल की उम्र में। अब आपको बताना है कि इस पूरे सेंटेंस में एरर क्या हो सकती है। सेंटेंस को ध्यान से देखिए और बताइएगा कि इसमें आपको क्या स्पॉटिंग एरर, क्या एरर आप स्पॉट करना चाहते हैं, इसमें कौन सी एरर आप निकालना चाहते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से बताइए। बिल्कुल, देखिए जिन लोगों ने नाउन का चैप्टर मेरे से पढ़ा हुआ है उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो अल्फ़ाबेट्स है इसको हमें क्या करना है, एस या ई एस के साथ यानी कि प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में जो कि एस हमारा है इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा। ये देखिए अभी डिपेंड नहीं करता कि हम लोग कौन सा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हम जिस भी एग्ज़ाम की बात करेंगे वहाँ पर जो बेसिक टॉपिक है, चाहे वो एयरफोर्स का पेपर हो, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे वो टीटी का हो यानी कि टेट का हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको जो इनिशियल लेवल पे जो सेंटेंसेस मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे। तो वीडियो पूरा देखिए और दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और देखिए इससे एरर किस तरह से निकालते हैं। नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने क्या किया हुआ है, नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स का जो है उसमें एस काट दिया हुआ है। जैसे कि आपको याद होगा कि हम लोग जब वैकेशंस कर रहे थे तो वैकेशन में एस हटा रहे थे और हम लोग जब बिहेयर्स कर रहे थे उसमें एस हटा रहे थे, अल्फ़ाबेट्स कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, एस को हटा दिया जाएगा। अब बात करेंगे नंबर सेकंड पे, द सम एंड सब्सटेंस। द सम एंड सब्सटेंस, ध्यान दीजिए, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। ठीक है, सबसे पहली बात तो जिन लोगों ने वर्ब का चैप्टर मेरे से पढ़ा हुआ है उनको याद होगा, द सम एंड सब्सटेंस जो होता है उसका मतलब होता है सारांश। यानी कि जब भी हम लोग समरी की बात करते हैं किसी पैसेज की कॉम्प्रहेंशन की लाइन की, ऐसी कंडीशन दोस्तों सारांश को हम लोग इंग्लिश में सम एंड सब्सटेंस कहते हैं। चूँकि सारांश सिंगुलर है तो यहाँ पर लड़के क्या समझते हैं, वैसे लड़के सोच लेते हैं कि सम और सब्सटेंस दोनों अलग अलग हैं तो इसकी जगह आर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सम एंड सब्सटेंस ये पूरी एक लाइन है, इस पूरे का मतलब होता है किसी चीज़ की समरी। तो जाहिर सी बात है जो कि सम एंड सब्सटेंस हमारे यहाँ पर सिंगुलर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर होनी चाहिए जो कि हमारे पहले से लिखी हुई है। यानी कि सारांश के हिसाब से हेल्पिंग ऑफ सिंगुलर होनी चाहिए जो कि इज़ यहाँ पर लिखी दोस्तों, और हमारा सेंटेंस यहाँ पर क्या होता है, सही होता है। यानी जब हम लोग इस सेंटेंस की बात करेंगे तो उसमें कोई भी एरर हमारे सामने नहीं होगा। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर थर्ड की, आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा। अब ये सेंटेंस में हमको एरर निकालनी, बताना है कि इसमें गलती क्या होगी। आप ज़रा सेंटेंस को ध्यान से देखिए मेरे सामने और बताइए इसमें एरर क्या निकाल सकते हैं।
अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, आई डिड नॉट सी यू फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब है कि मैंने आपको लंबे समय से नहीं देखा है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, डिड नॉट का यूज़ तब हम करते हैं जब हम कोई काम पास्ट में करते हैं। ध्यान से देखिए, डिड नॉट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हमने कोई काम पास्ट में किया होता है, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में लिखा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत लंबे समय से। और जब भी हम किसी सेंटेंस में लंबे समयांतराल की बात करते हैं तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यानी कि डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। मेरी बात को ध्यान से फिर से सुनिएगा, डिड का प्रयोग किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट यानी कि पास्ट में किसी होने वाली घटना के लिए। लेकिन जब भी सेंटेंस में फॉर अ लॉन्ग टाइम लंबे समय तक की बात की जाती नहीं, अब तक की बात की जाती है कि यार काफ़ी लंबा समय हो गया मैंने अब तक ये काम नहीं किया है, ऐसी कंडीशन हम लोग को वहाँ पर हैज़ या हैव लगाना होता है। ठीक है, जैसे आप सेंटेंस बोलते हैं ना कि आज तक मैंने कभी झूठ नहीं बोला है, तो आज तक मतलब आप बहुत लंबे टाइम की बात करो कि बचपन से आज तक या बहुत लंबे समय से आज तक मैंने झूठ नहीं बोला है। तो जब भी आप लंबे समय तक की बात करते हो मेरे भाई, वहाँ पर इंग्लिश में डिड का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि आए लगाया हो तो आए के साथ क्या लगा देंगे, हैव का यूज़ कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ मेरी बात? चलो, तो नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने अल्फ़ाबेट्स में एस हटा दिया है। सेकंड में सम एंड सब्सटेंस जो कि मीनिंग वर्ब का टॉपिक हमारा, उसके हिसाब से हमने इज लगा हुआ है, सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों नंबर थर्ड की। आई डिड नॉट की जगह आई हैव नॉट हो जाएगा, क्योंकि सेंटेंस में फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है। आप ये बात याद कर लीजिए, जब भी सेंटेंस के लास्ट में फॉर अ लॉन्ग टाइम आ जाए आपको वहाँ पर डिड नॉट की जगह हैव नॉट लगाना है। चलिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर चौथे की। इफ़ ही हैज़ टाइम ही वुड कॉल यू। ठीक है, सेंटेंस जैसा एग्जाम में है मैंने बिल्कुल वैसे लिखा है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया हुआ है। आपको सेंटेंस बताना है देख के इसमें क्या गलती कर सकते हैं। सेंटेंस को देख के समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, इधर इफ़ लगा हुआ है। और अब बताइए सेंटेंस में क्या करेंगे, एरर बताइए ढूंढ के, इसमें क्या एरर निकालेंगे। देखिए, जिन लोगों ने इफ़ वाले सेंटेंसेस पढ़े उनको याद होगा, इफ़ वाला सेंटेंस जब प्रेजेंट में बनता है, यहाँ पर हैज़ के साथ चूँकि थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई है तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर हैज़ का मतलब है किसी के पास कोई चीज़ नहीं है, यानी अगर उसके पास समय है, अगर उसके पास समय है, यानी कि इफ़ वाला सेंटेंस किस में बन गया, प्रेजेंट में। तो जब इफ़ वाला सेंटेंस दोस्तों प्रेजेंट में बनता है तो अगला सेंटेंस बनता है फ्यूचर में, और यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पर वुड काट देंगे और वुड की जगह दोस्तों क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। ये देखिए फिर से देखिए, इफ़ वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है तो अगला हम लोग वुड में नहीं बना सकते। अगला वुड में कब बनाते हैं, जब इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म लगी होती। क्लियर हो रहा है ना? तो इफ़ के साथ प्रेजेंट है तो अगला बनेगा फ्यूचर में, यानी वुड की जगह क्या लगा देंगे, विल। अगर यहाँ सेकंड फॉर्म लगी होती दोस्तों तो वुड हमारा सही होता है, क्योंकि जब इफ़ के साथ सेकंड फॉर्म आती है तो विल का वुड कर दिया जाता है। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके टॉपिक्स लगभग पढ़े हुए हैं। और देखिए कितना मज़ा आ रहा है, एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर से निकाले गए सेंटेंसेस और सारी चीज़ लगभग पढ़ी हुई मिल रही। अब हम बात करेंगे नंबर यहाँ पर 5वें की। नंबर 5वें पे यानी कि नंबर 5th पे वी हैव अ क्वेश्चन, दिस इज वी मेट यस्टरडे हैवंट वी। दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन द क्वेश्चन टैग। आपने याद होगा क्वेश्चन टैग पढ़ा हुआ था। अब क्वेश्चन टैग बनाना है तो कैसे बनाना है, वी मेट यस्टरडे हैवंट वी लिखा है, इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनाना है ध्यान से देखिए। चूँकि जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ये जो सेंटेंस होता है इसकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर उठा के कॉपी पेस्ट करते हैं, नहीं लगाते हैं। ठीक है, जैसे मेट कौन सी फॉर्म आप बताइए, मेट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और जब भी सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट बनता है दोस्तों तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया यानी कि डिड का प्रयोग करना है। भाई क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, पहले सेंटेंस में जो भी आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई हुई है या पहले सेंटेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वही हेल्पिंग वर्ब को उठा के हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना होता है, यानी कि रिपीट करना होता है। चूँकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है और हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो हम लोग यहाँ पर हैव काट देंगे और इसकी जगह दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, डिड का प्रयोग कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब ध्यान से पढ़िए। इफ़ आई शेल गेट एन अपॉर्चुनिटी, अगर मुझे मौका मिलता है तो आई शेल अटेंड द सेमिनार, ये सेमिनार लिखा हुआ सही कर लीजिएगा, तो मैं सेमिनार अटेंड कर लूँगा। अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं सेमिनार अटेंड कर लूँगा। अब आपको बताना इसमें गलती क्या हो सकती है, बताइए। बिल्कुल, देखिए फिर से वही बात आ गई। अभी मैंने थोड़ी पहले आपको बताया था कि इफ़ का अगला सेंटेंस जब फ्यूचर में होता है तो इफ़ वाला प्रेजेंट में होता है, या इफ़ वाला प्रेजेंट होता है अगला फ्यूचर होता है। मेरे भाई यहाँ पर इफ़ के साथ भी शेल लगा यानी कि फ्यूचर बना हुआ है, अगले सेंटेंस में भी शेल लगा यानी कि फ्यूचर बना हुआ है। और आप जानते हैं अच्छे से कि इफ़ वाला सेंटेंस कभी फ्यूचर में नहीं बन सकता, इफ़ वाला सेंटेंस हमेशा
प्रेजेंट में बनता है। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग शेल को काट देंगे और अगला सेंटेंस को फ्यूचर में बना रहने देंगे। तो आप मेरी बात को याद रखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस में यानी कि इफ़ वाले सेंटेंस में विल या शैल आ जाए तो इफ़ वाले वाक्य में, अगले वाले वाक्य में नहीं, इफ़ वाले वाक्य में आपको विल शैल काटना है और ध्यान देना है कि अगला सेंटेंस आपका फ्यूचर में होना चाहिए। और सेम चीज़ मैंने यहाँ पर की हुई है, इफ़ वाला सेंटेंस बनाया है प्रेजेंट में और अगला सेंटेंस बनाया है फ्यूचर में। ठीक है, चलिए नंबर 7 की बात करेंगे। शी कुड नॉट हेल्प बट लाफ। ये आपको मैं बता दूँ ये पूरा मतलब क्या है, समझिएगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ ना तो वो भी समझ लीजिए। देखिए पहली बात तो ये होता है कि कुड नॉट हेल्प का मतलब कुछ और होता है। कुड नॉट हेल्प का मतलब यहाँ पर मदद करना नहीं होगा। कुड नॉट हेल्प का मतलब होता है कि आप अपने आप को कोई काम करने से नहीं रोक पाए। ठीक है, जिन्होंने ये नियम नहीं पढ़ा हुआ है वो सुन लीजिए। कुड नॉट हेल्प का मतलब होता है कि आप खुद को कोई काम करने से नहीं रोक पाए। कुड नॉट हेल्प या कैन नॉट हेल्प के ठीक बाद आप वर्ब बट के साथ अप्लाई नहीं कर सकते। आपको कुड नॉट हेल्प या कैन नॉट हेल्प, जिसकी हिंदी होती है खुद को कोई काम करने से नहीं रोक सकते, इसके बाद आपको बट नहीं लगाना है, आपको इसके बाद वर्ब में सीधे आईएनजी लगानी है। यानी कि जो लॉफ है ना, इस लॉफ को हमें लॉफिंग में चेंज कर देना है। तो ये मेरा नियम आप समझ लीजिए, जब भी कैन नॉट हेल्प आएगा तो इसकी हिंदी होती है मैं कोई काम करने से खुद को नहीं रोक सकता। ऐसी कंडीशन में आपको कैन नॉट हेल्प के बाद बट या कुछ नहीं लगाना है, सीधे वर्ब लगाना है और वर्ब को जीरंड फॉर्म में प्रयोग करना है, यानी वर्ब में आईएनजी लगाना है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ आप मेरा वीडियो बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। सिर्फ सुनना है ध्यान से, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। माई सिस्टर इन लॉज लिखा हुआ है। ठीक है, माई सिस्टर इन लॉज लिखा हुआ है दोस्तों। चूँकि सिस्टर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन जो होता है इसका आपको प्लूरल बनाने के लिए पहले वाले में एस या ई एस लगाना पड़ता है। अगर आपको एपॉस्ट्रॉफी लगाना होता तो आप सिस्टर इन लॉ के लास्ट में कंपाउंड वर्ड जैसे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इन सब में एपॉस्ट्रॉफी कहाँ लगाते हैं, सबसे लास्ट में लगाते हैं। लेकिन अगर आपको इनका प्लूरल बनाना है तो आपको इनको शुरुआत वाले में एस या एस लगाना पड़ेगा। यानी कि ये एस यहाँ से कटेगा और इसका प्लूरल बनाने के लिए आपको यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा। बाकी आप देख सकते हैं सेंटेंस प्लूरल है, लिव में एस या एस नहीं आया हुआ है क्योंकि प्लूरल में एस या एस नहीं लगाते वर्ब के साथ। और यहाँ पर आपको क्या आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आई यानी कि प्लूरल ली गई है। ठीक है, तो जब भी आपको कंपाउंड नाउन इन लॉ वाले का प्लूरल बनाना हो तो पहले शब्द में आपको एस या एस लगाना है, जिससे आपको प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, चलिए 1 से लेकर मैंने 8 तक वो सारे वर्ड डिस्कस कर लिए सेंटेंसेस जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर 9 की। दीज काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी। मेरे लिए इस प्रकार के जो कपड़े हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे। काइंड के पहले अगर दिस लगा हो तो आप काइंड का काइंड्स नहीं कर सकते, लेकिन अगर काइंड के पहले दीज लगा हुआ है तो इसका मतलब काइंड को प्लूरल बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे काइंड का काइंड्स करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, स्पॉटिंग एरर पे आपको हमेशा आएगा। जब भी काइंड के पहले दिस लगा हो तो आपको मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब भी आपको काइंड के पहले दिस लगा के दिया होगा तो फिर आपको काइंड में एस नहीं लगाना है क्योंकि दिस सिंगुलर होता है और दीज प्लूरल होता है, इसीलिए काइंड में आपको एस लगाना है, यानी कि काइंड का काइंड्स करना है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 10 की। बहुत सरल है। हार्डली हैड आई रीच्ड द एग्जीबिशन। मैं मुश्किल से एग्जीबिशन पहुँचा ही था। वेयर आई लर्न, जहाँ मुझे पता चला एक बड़ी रॉबरी के बारे में। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली स्कार्सली से होती है तो हमें जो कंजंक्शन लगाना होता है, आपको याद होगा वो क्या लगाना होता है दोस्तों, वो लगाना होता है व्हेन। ठीक है, और नो सूनर में लगाना होता है देन। जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं समझ लीजिए, जब भी सेंटेंस की शुरुआत हार्डली या स्कार्सली से होती है तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैड ये पहले रखनी है और सब्जेक्ट आई बाद में रखना है। जब भी आपका सेंटेंस हार्डली स्कार्सली शुरू होगा आपको हेल्पिंग वर्ब पहले करनी है, सब्जेक्ट बाद में रखना है। कंजंक्शन आपको व्हेन लगाना है हार्डली स्कार्सली के साथ और नो सूनर के साथ आपको देन लगाना है। तो हार्डली स्कार्सली में व्हेन लगाना है और नो सूनर वाले सेंटेंस में आपको देन लगाना है। जैसे कि आपने यहाँ पर सेंटेंस देख सकते हैं नंबर 14, देखिए नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ माई होम। मैं मुझे घर से निकले देर भी नहीं हुई थी कि व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग हैवली, एकदम से बारिश होने लगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कंजंक्शन व्हेन का यूज़ हुआ है। व्हेन जो कि हमें हार्डली में यूज़ करना चाहिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग बेटा क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों, हम लोग व्हेन की जगह पर क्या कर देंगे, हम लोग व्हेन की जगह पे
देन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। नो सूनर के साथ हमेशा देन का प्रयोग करेंगे और हार्डली स्कार्सली में हमेशा व्हेन का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करें नंबर 11 की। नंबर 11 में भी वही चीज़ है, नो सूनर आया हुआ है, सूरज निकले देर भी नहीं हुई कि वी रेज्यूम द जर्नी, हमने अपनी जर्नी को शुरू कर लिया था। कब? एक ब्रेकफास्ट, जल्दी ब्रेकफास्ट करने के बाद में हमने जो है शुरुआत कर दी थी यात्रा की। सूरज निकले देर नहीं हुई, हमने यात्रा पहले शुरू कर दी थी। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, फिर से नो सूनर आया हुआ है ना, तो नो सूनर के लिए जो हमें वो लगाना है, कंजंक्शन लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों? यहाँ पे देन का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि देन लगाते हैं नो सूनर में। अच्छा, नो सूनर में देन लगाते हैं क्यों, वो भी समझ लीजिए। सून की कंपैरेटिव डिग्री है, और जहाँ पर भी वी टॉक अबाउट कंपैरिजन वी यूज़ देन ओवर देयर, हम वहाँ पर क्या करते हैं? देन का प्रयोग करते हैं। और हार्डली स्कार्सली में एक ही समय में काम हुए होते तो व्हेन का प्रयोग करते हैं। अगर आप कभी भूल जाओ तो मेरी बात को आप समझ लीजिएगा कि नो सूनर में सूनर कंपैरेटिव है सून की, इसीलिए वहाँ पर देन का प्रयोग करेंगे। हार्डली स्कार्सली में एक ही समय में दो काम होंगे, इसलिए व्हेन का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की। जापान के जो लोग हैं वो अमेरिका से ज़्यादा बुद्धिमान हैं। सेंटेंस पढ़कर ही समझ आ रहा है। देखिए, जापान के जो लोग हैं वो अमेरिका से ज़्यादा बुद्धिमान नहीं है, अमेरिका के लोगों से बुद्धिमान है। जब भी आपको सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री मिले और कंपैरिजन के लिए देन लगा मिले और सब्जेक्ट में ऑफ लगा हो, तो इधर भी बैलेंस करने के लिए आपको देन के बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाना है। फिर से सुनिए, जब भी आपको सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री मिले और आपको सब्जेक्ट में ऑफ लगा मिले, तो आपको देन के बाद दैट ऑफ या दोज ऑफ लगाना है। डिपेंड करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है देन के बाद दैट ऑफ, सब्जेक्ट प्लूरल है तो देन के बाद दोज ऑफ। चूँकि यहाँ पर पीपल प्लूरल है तो हम बेटा क्या करेंगे? देन के बाद दोस्तों दोज ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करेंगे नंबर 13 की। अनलेस माने होता है अगर नहीं, अगर आप अपने बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे लाइफ में। अनलेस पहले से नेगेटिव है, आप देख सकते हैं। अनलेस पहले से ही नेगेटिव होता है, अनलेस इज ऑलरेडी नेगेटिव, तो हमें वहाँ पर दूसरा नेगेटिव डोंट नहीं, नॉट यूज़ नहीं करना है। और आप जानते हैं कि जब नॉट ही यूज़ नहीं रहेगा तो डू डज भी क्या करेगा प्रेजेंट डेफिनेट में, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट का नियम होता है कि आपको नॉट अगर लगाना है तो ही डू डज लगेगा, वरना सिंपल डू डज नहीं लगेगा, आपको नॉट भी लगाना होगा। तो अनलेस पहले से नेगेटिव है, ये चीज़ अंटिल में भी होता है। अनलेस अंटिल पहले से नेगेटिव होते हैं, आपको वहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए बात करेंगे नंबर 15 की। 15 को पढ़ना पड़ेगा, सेंटेंस मेरे साथ आप भी पढ़िएगा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। नॉट ओनली डिड दे ऑफर हिम, ना सिर्फ उन्होंने ऑफ़र किया मुझे उसको अच्छी सैलरी, उन्होंने उसे ना सिर्फ अच्छी सैलरी ऑफ़र की बल्कि उसको दिया एक ब्यूटीफुल बंगलो, एक बंगला, उसको बंगला भी दिया। अब आप जानते हैं कि जब सेंटेंस में नॉट ओनली आता है तो अगले सेंटेंस में बट अकेले नहीं आता, अगले सेंटेंस में बट के साथ हमेशा क्या आता है? ऑल्सो आता है। ठीक है, तो अगला सेंटेंस भी क्या करेंगे? बट ऑल्सो से बनाएंगे। कब? जब पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा? नॉट ओनली से शुरू होगा। ये ऐसे कह सकते हैं, जब पहले में नॉट ओनली आए तो अगले में बट अकेले नहीं आता, अगले में बट ऑल्सो आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था 15वां नंबर सेंटेंस। ठीक है, आई होप आपको आज के जो स्पॉटिंग एरर के सेक्शन है सारे क्लियर हुए होंगे। हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के जो क्वेश्चंस थे वो आपके सामने लिखे हुए हैं, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है, जैसा था मैंने वैसे ही लिखा हुआ है। आपको ये स्पॉटिंग एरर का सेक्शन ध्यान से पढ़ना है ताकि आप जब भी स्पॉटिंग एरर पर जाएंगे, एग्जाम देने जाएंगे, आपको एग्जैक्टली ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बार आपने क्लास में नहीं ठीक से पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं है एग्जाम में देने से, क्योंकि आप प्रैक्टिस के बिना वहाँ पर स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और उन सभी बच्चों से शेयर कीजिए जो पढ़ने को लेकर पैशनेट हैं, जो बहुत मन से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन जो है क्लियर होगा। क्लियर करिए, पढ़ लीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। वीडियो को कैसा लगा आप बताइए, और ये भी बताइएगा साथ में कि आपके इसमें कितने आंसर्स या कितने क्वेश्चंस जो हैं सही निकले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट रन पे कुछ नए के साथ में। तब तक दोस्तों धन्यवाद, गुड नाइट।